1 दिसंबर साल 2020 भारतीय समय के अनुसार शाम के करीब 4:55 पर नॉर्थ अमेरिका के पुएर्तो रिको में स्थित एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप कोलैप्स हो गया। ड्रोन फुटेजेस में ये सामने आया कि इसके 3 टावर्स में से एक की केबल वायर टूट गई, जिसके कारण इसके बीच में लटका इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म नीचे की ओर आया और इसके डिश से टकरा गया। ये दृश्य मेरे, आपके और दुनिया भर के स्पेस लवर्स के लिए बुरे सपने की तरह था। वो सोशल मीडिया पर पूछते हैं ना, व्हाट हर्ट्स मोर देन ए ब्रेकअप, वो यही है। एक टेलीस्कोप जो पिछले 57 सालों से लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था, उसका अचानक से ऐसे टूट जाना हमारे लिए सच में एक हार्ट ब्रेकिंग खबर थी। पिछले 57 सालों में एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप ने अनगिनत अचीवमेंट्स प्राप्त की। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में इसकी कहानी कुछ ऐसी ही थी जैसा देश सेवा में शहीद किसी जवान की होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप की शुरुआत से लेकर 57 सालों के इसके बेमिसाल सफर पर ले जाने वाला हूं और बताने वाला हूं एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप के अचीवमेंट्स के बारे में, और क्या ये टेलीस्कोप सच में अचानक से कोलैप्स हुआ था या फिर इसका अंदाजा हमें पहले से ही हो गया था। जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। One of the world's most important observatories that tries to solve some of the mysteries of the universe is now trying to solve a mystery of its own. The Arecibo Radio Telescope in Puerto Rico is now silent as a result. एरिसीबो, अंतरिक्ष के गहराइयों से अंत तक, पार्ट 1। दोस्तों, एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप जैसे किसी टेलीस्कोप की जरूरत साल 1950 के दशक से ही महसूस होने लगी थी। साल 1958 में जब ARPA यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी बनी, तो उनका लक्ष्य था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करना। वो ये सोचते थे कि अगर कोई देश उन पर न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर देता है तो वो आसमान से आती हुई मिसाइल को रडार डिकॉयज की मदद से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन मिसाइल्स की हाइट बहुत ज्यादा होगी। वो ये समझ चुके थे कि अगर अपर एटमॉस्फेयर से कोई न्यूक्लियर वॉरहेड आ रहा होगा तो उसकी स्पीड और उसकी प्रेजेंस के कारण वहां पर हीट इंक्रीज हो जाएगी। ये हीट वहां प्रेजेंट आयंस से रिएक्शन करने लगती है और जब हम उसकी ओर रेडियो वेव्स को भेजते हैं तो वो उससे रिफ्लेक्ट करके वापस आने लगती है। अगर हम जमीन पर रेडियो डिटेक्टर्स को लगा दे तो ये डिटेक्टर्स हमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इनसे जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले ही दे देंगे। इसके बारे में और डीप रिसर्च करना शुरू किया गया और क्वाजालेन एटॉल, जो मार्शल आइलैंड का एक पार्ट है, वहां पर उन्होंने बहुत सारे रडार्स लगाए। ऐसा ही कुछ एरिसीबो में भी किया जाना था। एरिसीबो पुएर्तो रिको में स्थित एक जगह है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिकों ने थोड़ा एक्स्ट्रा सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा एस्टैब्लिश कर पाए जिससे ना सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी हो, बल्कि ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी के फॉर्म में भी यूज किया जा सके। वैसे क्या आप जानते हैं कि एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप को एरिसीबो में ही क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? एक्चुअली पुएर्तो रिको के इस एरिया में बहुत सारे सिंक होल्स यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विलियम गॉर्डन और जॉर्ज पीटर पर थी, जो न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे। गॉर्डन ने सोचा कि स्फेरिकल डिस्क को लगाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह होगी। शुरुआत में उनका प्लान यहाँ पर एक फिक्स्ड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगाने का था। इसमें 300 मीटर्स की एक डिश होती और बीच में 150 मीटर्स का टावर होता, जिस पर सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये डिजाइन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट कर सकती थी। इसके कारण ये रिफ्लेक्टर ज्यादा काम नहीं कर सकता था। मतलब हम इसे स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि धरती लगातार रोटेट करती रहती है और उससे हम पूरे आसमान पर नजर नहीं रख पाते। ये प्रॉब्लम गॉर्डन ने नहीं बल्कि ARPA यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इसको सबसे पहले पॉइंट आउट किया था। उन्होंने बताया कि बॉस्टन में स्थित एयरफोर्स कैम्ब्रिज रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि AFCRL में कुछ साइंटिस्ट अपर एटमॉस्फेयर में रेडियो वेव्स के प्रोपगेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर क्या था, ARPA और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने इस प्रोजेक्ट को एक साथ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने मिलकर इसके लिए डिजाइन में कुछ चेंजेस किए, जिसमें स्फेरिकल रिफ्लेक्टर
305 मीटर्स का होगा और एक ट्राइपॉड टाइप का 133 मीटर का टावर बीच में लगा होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम सामने आई और वो ये थी कि बीच में लगा टावर स्फेरिकल रिफ्लेक्टर को घेर रहा था। स्फेरिकल रिफ्लेक्टर रेडियो टेलीस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर उसका सरफेस एरिया ही कम होता जाए तो फाइनल कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स और इनएक्यूरेट होती जाएंगी। ये प्रॉब्लम जॉर्ज डोंडोलोकिस ने पॉइंट आउट किया था, जो न्यूयॉर्क के डिजिटल B&E कॉर्पोरेशन में इंटरनल डिजाइन के डायरेक्टर थे। ये कंपनी भी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। उन्होंने अपने भाई हीलियस डोंडोलोकिस के साथ मिलकर सेंटर टावर का एक अल्टरनेटिव फाइंड किया। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जिसमें रिफ्लेक्टर के ऊपर की ओर 4 टावर्स होंगे जिनसे 4 केबल्स जाएंगी और वो केबल सेंटर में डोनट शेप के ऑब्जेक्ट को सस्पेंडेड रखेगा। रिफ्लेक्टर के सारे इक्विपमेंट इसी पर लगे हुए होंगे। उन्होंने इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट लगाने की प्लानिंग की थी। इस डिजाइन में काफी दम था और अगर तूफान आ जाता तो वो इस डिजाइन के थ्रू पूरे केबल्स और इक्विपमेंट्स को ऊपर नीचे कर सकते थे। जॉर्ज और हीलियस डोंडोलोकिस के द्वारा दिया गया ये डिजाइन फाइनल कर दिया गया, लेकिन इसमें 3 टावर्स 3 केबल्स का कॉन्सेप्ट ही अपनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन साल 1960 में शुरू हुआ था और ये 3 साल में बनकर तैयार भी हो गया। 1 नवंबर 1963 को एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप की ऑफिशियल ओपनिंग कर दी गई। जिस दौर में एरेसीबो बना था उस समय हम इंसान स्पेस के बारे में बहुत ही कम जानते थे और जिस दौर में ये तबाह हुआ उस समय हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो आखिर एरेसीबो ने इस दोनों दौर के बीच में सरवाइव कैसे किया? ये पॉसिबल हो पाया इसमें हुए लगातार अपग्रेड से। एरेसीबो में समय समय पर अपग्रेड्स किए जाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में ये टेलीस्कोप सिर्फ 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करता था। इसके रिफ्लेक्टर्स की सरफेस पर ½ इंच ग्लेवेनाइज्ड वायर्स बिछे हुए थे जो अल्टीमेटली उन केबल से कनेक्ट होते थे। साल 1973 में इन वायर्स को हटाकर एडजस्टेबल एल्यूमिनियम पैनल्स लगा दिए गए। इससे फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज से बढ़कर 5000 मेगाहर्ट्ज पर पहुंच गई। इसके बाद साल 1997 में इसमें ग्रेगोरियन रिफ्लेक्टर सिस्टम लगा दिया गया। इससे सारी रेडियो वेव्स एक ही पॉइंट पर फोकस होकर जाने लगी। इससे इसकी फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज पर पहुंच गई। इसके कारण इसके डोनट शेप टावर पर 270 टन का एडिशनल वजन आ गया और इसको 3 की जगह 6 केबल से बांधा गया। मतलब हर एक टावर में 2 केबल्स को लगा दिया गया। इसमें एक मेटल मेश स्क्रीन भी लगाई गई थी जिससे ग्राउंड की थर्मल रेडिएशन इसके मेन इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पाती है। साल 2013 में भी इसमें कई इंटरनल चेंजेस करने के लिए $25 लाख का ग्रांट मिला था। अब चूंकि मैंने आपको इसके कंस्ट्रक्शन की पूरी हिस्ट्री बता दी है तो अब आप इसके फाइनल फॉर्म को जानने के लिए भी काफी उत्सुक हो रहे होंगे। मतलब आप ये तो जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर तबाही से पहले ये टेलीस्कोप कैसा था। एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप की मेन कलेक्टिंग डिश का डायामीटर 305 मीटर्स का था, जिसका रेडियस और कर्वेचर 265 मीटर्स था। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1/2 मीटर्स के 38,778 एल्यूमिनियम पैनल से कवर्ड थी। इसमें 3 रडार ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर भी लगा था। स्फेरिकल रिफ्लेक्टर हमेशा फिक्स्ड पोजीशन पर ही रहता था, जबकि रिसीवर और ट्रांसमीटर्स की पोजीशन चेंज होती रहती थी। इससे वो टेलीस्कोप के फोकल पॉइंट को डिजायर्ड डायरेक्शन में ला सकते थे। इसका रिसीवर 150 मीटर्स की हाइट पर टोटल 18 केबल्स से कनेक्टेड था। मतलब हर टावर से 6 केबल्स कनेक्टेड थे। एरेसीबो पुराना जरूर था, लेकिन इसकी शानदार इंजीनियरिंग इसको मॉडर्न जमाने के रेडियो टेलीस्कोप की टक्कर पर लाकर खड़ा कर देती थी। इसके पीछे की वजह थी एरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को लगातार मिलने वाली फंडिंग। यूएस गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन इसे फंडिंग करती थी। प्लैनेटरी साइंस और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स से जुड़ी रिसर्च और स्टडीज के लिए नासा ने भी इसे फंडिंग करना शुरू कर दिया था। इसे यूएस कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउसेस और दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी कुछ पैसा मिलता रहता था। और चूंकि ये पुएर्तो रिको में थी तो वहां की गवर्नमेंट और कुछ यूनिवर्सिटीज भी इसमें इन्वेस्ट करती रहती थी। पर साल 2000 के बाद धीरे धीरे इसको मिलने वाली फंडिंग कम होने लगी। नासा ने इससे अच्छे और एडवांस्ड ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए और इसकी फंडिंग को पहले से कम कर दिया और फिर रोक दिया।
एनएसएफ ने भी इसकी फंडिंग को काफी कम कर दिया और पुएर्तो रिको में इसे जिन यूनिवर्सिटीज से सपोर्ट मिलता था उन्होंने भी अपने प्रोग्राम से इसे हटा दिया। रीजन ये था कि वहां होने वाली साइंटिफिक रिसर्च एनएसएफ के गोल से मेल नहीं खाती थी। इन सिंपल वर्ड्स 21st सेंचुरी के दूसरे डिकेड में आते आते एरेसीबो का महत्व इतना नहीं बचा था जितना कि उसकी शुरुआत में और उसके गोल्डन टाइम में हुआ करता था। एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप से कई कहानियां जुड़ी हुई है। इसने इस असीम ब्रह्मांड की गहराइयों में ना जाने कितनी ही खोजें की थी। इसकी एक अचीवमेंट से तो महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सैगन का भी गहरा नाता है। यही नहीं, इस टेलीस्कोप से एलियंस को भी खोजा जा रहा था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एरेसीबो का मिशन यूनिवर्स में एलियंस की खोज करना भी था। तो आखिर क्या थी एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप के अचीवमेंट्स और कैसे हुआ अंतरिक्ष विज्ञान में इस महान सिपाही का अंत? इसकी कहानी हम आपको इसके दूसरे और आखिरी एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाकर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।